everyone, welcome to Vyas IS. So today is your day 35 of mission UPSC 2027. आज का जो हमारा टारगेट था वो था क्लास 8 चैप्टर 3 पॉलिटी की एनसीईआरटी से जो चैप्टर है वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, उसके कुछ एडिशनल क्वेश्चंस. ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा बड़ा भी रहेगा और उसके पीछे कुछ रीज़न है कि हम लोग इतना डिटेल में क्यों जा रहे हैं. हो सकता है आपको लग रहा हो कि यार एनसीईआरटी कर रहे हैं तो मैम इतना डिटेल में क्यों जा रही है. क्योंकि हम सिर्फ एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं. मैं आपको बताना चाहती हूँ हम सिर्फ एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं. हम एनसीईआरटी के साथ अपनी प्रीलिम्स की तैयारी तो कर रहे हैं, साथ में हम मेंस आंसर राइटिंग की भी तैयारी कर रहे हैं. आने वाले कुछ टाइम बाद, जैसे हो सकता है आप 6 महीने बाद, 1 साल बाद आंसर्स लिखना शुरू करें, तब आपको सीखना पड़ेगा कि लिखते कैसे हैं. कोई आपको चाहिए जो आपको सिखाए कि आंसर्स में कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन, पॉइंट्स, कितना कंसाइज लिखना है, 2 पेज में ख़त्म कैसे करना है, 3 पेज में कैसे ख़त्म करना है. तब आपको इस पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें चीज़ें इस तरीके से सिखाई जाती है कि हम बाद में जाके हमें सिखाई जाते हैं. पहले हमें पढ़ा देते हैं फिर सिखाते हैं. तो हम इस तरीके से अप्रोच रख रहे हैं कि हम ना सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, ना सिर्फ मेंस की, बल्कि हम अपनी एनसीईआरटीज़ भी कवर कर रहे हैं और एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा आउटपुट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट अभी से हमारा माइंड उस तरीके से बने रहे कि यार हमें पता है कैसे करना है. ठीक है, हो सकता है जैसे आपके माइंड में आपके दोस्त वगैरह आपको बोले कि यार ऐसा क्या पढ़ रहे हो तुम एनसीईआरटी पढ़ने में, एनसीईआरटी तो एक दिन में हो जाती है, इतना टाइम थोड़ी लगता है. तो यार हम सिर्फ एनसीईआरटी नहीं कर रहे हैं. आप उनको बताइएगा कि हम सिर्फ एनसीईआरटी नहीं कर रहे हैं, हम एनसीईआरटी के अंदर मेंस की अप्रोच भी देख रहे हैं, कैसे आंसर्स लिखते हैं, हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्या क्या बन सकते हैं. एंड अदर देन दिस हम प्रीलिम्स की भी अप्रोच कर रहे हैं, प्रीलिम्स के क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, पॉसिबल क्वेश्चंस पेपर में, उसके लिए भी हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं डेली, राइट, जो कि टेलीग्राम पे. आई होप आप लोग उसे कर रहे होंगे. तो प्रीलिम्स मेंस साथ में तैयार हो रहा है और उसमें आपकी भी प्रैक्टिस हो रही है. ऐसा नहीं है कि मैं आपको कंटेंट बना बनू के दे रही हूँ. मेरा कंटेंट के साथ साथ आप ऑलरेडी खुद मुझे आंसर्स व्हाट्सअप करते हैं डेली. मेरे पास बहुत बच्चों के आंसर्स आते हैं जो उन्होंने लिखा होता है. चाहे कैसा भी लिख रहे हो, मेरे पास 50% बच्चे तो मुझे एटलीस्ट भेज ही रहे हैं, जितने बच्चे व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं मेरे से. बट मैं बाकी जो 50% जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं मैं अच्छा नहीं लिख रहा या वगैरह वगैरह, देखिए अभी हमें प्रैक्टिस ही करनी है. अभी हो सकता है आप बहुत अच्छा नहीं लिखे, डजेंट मैटर एट ऑल. बट अगर आप आज से लिखना शुरू कर देंगे और आप 1 साल बाद जब वो अपना वापस लिखेंगे ना सेम क्वेश्चन, आप देखेंगे आपके अंदर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज दिखेगा. आपको हो सकता है बिल्कुल ही 100% चेंज दिखे आपके आंसर्स में, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको नहीं पता होगी चीज़ें, बट लिखना ज़रूरी है. अगर आप आज भी नहीं लिखोगे तो कहीं ना कहीं फिर वो 1 साल बाद आपको ऐसा लगेगा यार पहले शुरू कर देता काश, राइट. इसलिए मैं ज़्यादा आपको टारगेट भी नहीं देती. एक एक चैप्टर हम 2-2 दिन में कर रहे हैं, इसलिए कि आप लोग आराम से कर सकें, लिख सकें और मुझे शेयर कर सकें आंसर्स. ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कभी भी कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा हो, कैसा भी डाउट आपके मन में आ रहा हो, किसी भी टॉपिक को लेके, जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं आपके मन में सवाल आ रहा हो कि यार अगर ऐसा हुआ, ऐसा होता तो, ऐसा नहीं तो वैसा, कुछ भी, आई एम सेइंग XYZ, कुछ भी डाउट आपके मन में आ रहा है, सो फील फ्री टू शेयर दैट डाउट टू मी ऑन द व्हाट्सएप. व्हाट्सएप आप यूज़ नहीं करते हैं तो आप टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं. टेलीग्राम भी आपके पास नहीं है तो आप यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हैं. ठीक है, वीडियो में कमेंट करके पूछ लीजिए, बट अपने मन में कोई डाउट मत रखना, क्योंकि अगर आज आपने कोई डाउट अपने मन में रखा तो वो आगे तक डाउट ही रह जाएगा. अभी आप पूछ लेंगे, माइंड क्लियर होगा, कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप ज़्यादा स्मार्ट लगेंगे. ठीक है, क्योंकि बच्चे पूछते नहीं, उनको लगता है कि मैम क्या सोचेगी या कोई क्या सोचेगा. इट डजंट मैटर एट ऑल. ठीक है, मन में सवाल आया है तो पूछना बनता है, चाहे तो आप गूगल सर्च ही कर लो, पूछना नहीं है तो, बट करना ज़रूर. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज के टारगेट के साथ, आज के क्वेश्चंस के साथ. पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाई डू यू थिंक दैट देयर शुड बी अ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, राइट्स मिल गई, पहले 21+ थी, फिर 18+ एज के लिए कर दिया. ये सब तो ठीक है, बट क्यों इसकी नीड पड़ी. जैसे हमने पढ़ा था कि पहले लिमिटेड फ्रेंचाइजी था, बट ऐसा क्यों किया कि हमने सोचा कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होना चाहिए, कि सबको राइट मिलनी चाहिए. ठीक है, वो ये क्वेश्चन है. सो द प्रिंसिपल ऑफ देखिए मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, जहाँ मुझे लगेगा कि आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं ऑफकोर्स समझाऊंगी, बट आप फोकस के साथ सुनिएगा, आपको सब समझ आ जाएगा. स्टिल कोई डाउट रह जाता है तो मैंने अभी बताया, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मुझे, या फिर आप मुझसे यूट्यूब पे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं. सो द फर्स्ट इज the principle of universal adult franchisee, where every adult citizen has the right to vote regardless of gender, caste, religion, economic status or education, as a cornerstone of a democratic society. right, कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हर एक एडल्ट सिटीजन के पास राइट है कि वो वोट करे, चाहे कोई भी जेंडर से हो, कास्ट से हो, रिलीजन से हो, इकोनॉमिक स्टेटस बिलोंग करता हो या एजुकेशन हो. दिस इज़ द कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी. ठीक है, क्यों वो ज़रूरी है. पहला रीज़न है
इट एंश्योर्स इक्वालिटी एंड इंक्लूसिविटी, कि अगर हम लोग ये बोलते हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मिला हुआ है सबको, तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी आएगी और इंक्लूसिविटी, यानी कि हर कोई इंक्लूड, हर किसी को हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी वाइडर पॉपुलेशन जो है वो कवर हो रही है, मतलब एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। इक्वल वॉइस फॉर ऑल, यानी कि इट गारंटीज दैट एवरी एडल्ट सिटीजन हैज़ एन इक्वल से इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि ये गारंटी करे ना कि हर एक एडल्ट सिटीजन के पास, हर एक के पास एक वोट है और हर एक वोट इक्वल है, तो इक्वल से है इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड। वोटिंग राइट्स आर अ पावरफुल टूल टू रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। अगर वोटिंग राइट सबको मिली हुई है तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो रहा है, और हर मार्जिनलाइज ग्रुप हो चाहे या हर कोई किसी भी सेक्शन के लोग हो, उनको सबको आवाज़ मिलती है। ग्रुप्स अ वॉइस इन गवर्नेंस, ठीक है, कि हम लोग अपने इस वाले रोल में गवर्नेंस को, कि हमें किसको इलेक्ट करना है, उसमें हमारी कहीं ना कहीं आवाज़ भी है, कहीं ना कहीं हमारा भी रोल है, ठीक है। पहला रीज़न इक्वालिटी, इक्वल वॉइस फॉर ऑल आ गया। दूसरा रीज़न है ओवरकमिंग हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन, की जो हमारे हिस्ट्री से हिस्टोरिकली हमने देखे थे कि कहीं ना कहीं कुछ वुमेन्स थे, कुछ कास्ट थी, उनको एक्सक्लूड किया गया था ना ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी, इनकम और टैक्स के वजह से, तो उनको एक्सक्लूड जो किया था, हम उनको भी पार्टिसिपेशन कराए, तो इस तरीके से भी चाहते थे जिससे कि फेयरनेस और सोशल जस्टिस आए, राइट। दूसरा पॉइंट है अपहोल्ड डेमोक्रेसी। अपहोल्ड डेमोक्रेसी, की जो डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है, जो डेमोक्रेसी का मतलब है कि यार डेमोक्रेसी यही कहता है कि सबके पास सब राइट्स होनी चाहिए, तो उसको हम कहीं ना कहीं यहाँ पे जस्टिस कर सकते हैं अगर हम हर किसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दे दे, तो इट्स अ फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब ही यही है दैट डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द कलेक्टिव विल ऑफ ऑल द सिटीजन इज मोर लेजिटिमेट एंड रिप्रेजेंटेटिव, कि अगर एक सरकार जो इस तरीके से इलेक्ट हुई हो जिसमें सारे लोगों का पार्टिसिपेशन हो, तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि वो ज़्यादा लेजिटिमेट एंड रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। देन वी हैव प्रिवेंट्स एक्सक्लूजनरी गवर्नेंस। इसका क्या मतलब है कि देखिए, अगर यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी नहीं है तो कुछ ग्रुप्स ऐसे होंगे जो डोमिनेट करेंगे। अगर हम बोल रहे हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं है, कुछ ही जने वोट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होंगी या कुछ पॉलिटिकल प्रोसेस होंगे जो डोमिनेट कर रहे होंगे, ठीक है। किसी को मार्जिनलाइज सेक्शंस को, या कुछ ऐसी पॉलिसीज आएंगी जो बराबर नहीं है, तो कहीं ना कहीं फिर वो जो पॉलिसीज़ वगैरह है, जो हर चीज़ जो आएगी वो डोमिनेटेड होंगी, डिस्क्रिमिनेटेड होगी, राइट। तो कहीं ना कहीं ये अगर हम सबको राइट्स दे देंगे तो ये प्रिवेंट करता है एक्सक्लूजनरी गवर्नेंस की, गवर्नमेंट बाहर से आके कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स की वजह से एक्सक्लूड ना करे हो। बिना यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी के सर्टेन ग्रुप्स में डोमिनेट द पॉलिटिकल प्रोसेस, मार्जिनलाइजिंग अदर एंड लीडिंग टू अनइक्वल पॉलिसीज। एंड थर्ड रीज़न क्या है, अकाउंटेबिलिटी प्रमोट करना गवर्नेंस में। कैसे, रिस्पॉन्सिवनेस टू सिटीजन्स, क्योंकि जब हर कोई वोट कर रहा है तो लीडर की ये ड्यूटी बन जाती है कि वो, ऑफकोर्स ही बात है, जितने भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं उन सबके इंटरेस्ट को ध्यान में रखे। ऐसा नहीं कि सिर्फ पावरफुल या अमीर लोगों की, एलाइट मीन्स अमीर, उन लोगों की उन लोगों के हिसाब से चले या सिर्फ उनके लिए सोचे। अगर हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पार्टिसिपेट करेगी वोट देने में, उनको इलेक्ट करने में, तो सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट को सबके लिए सोचना पड़ेगा। इट होल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो जाएगी टू द एंटायर पॉपुलेशन, इंश्योरिंग दैट दे वर्क फॉर द ब्रॉडर पब्लिक गुड, ठीक है। पॉलिसी अलाइनमेंट विद पीपल नीड, की पॉलिसी जो है जिस तरीके से, फिर अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होगी तो पॉलिसीज़ भी उस तरीके से आएगी जो लोगों की नीड्स के हिसाब से, यानी कि सरकार फिर अपने हिसाब से नहीं चलेगी ना। अगर हम बोलें कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं है तो सरकार अपने हिसाब से चीज़ें करेंगी, बट अगर हम सबको राइट दे दें तो सरकार को सिटीजन्स के हिसाब से चलना पड़ेगा, वरना फिर सिटीजन्स अपने प्रोटेस्ट वगैरह करना शुरू कर देंगे अगर डिससेटिस्फाइड हुए तो। गवर्नमेंट को इंसेंटिवाइज्ड है टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज एड्रेसिंग एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर एज दीज अफेक्ट द मेजॉरिटी ऑफ द वोटर्स, राइट। इनकरेज सिविक पार्टिसिपेशन मतलब जनरल जो हम सिटीजन्स वगैरह उनका पार्टिसिपेशन इनकरेज करेगा अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होगा। क्यों? क्योंकि सिटीजन एम्पावर होंगे। वोटिंग गिव्स इंडिविजुअल अ सेंस ऑफ एजेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन शेपिंग देयर कंट्रीज फ्यूचर। अगर हमें वोटिंग राइट्स मिलती है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वाओ यार, हमें वोट देना है, हमें कंट्री का फ्यूचर डिसाइड करना है। तो एक हमारे अंदर एक सेंस ऑफ एजेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इन शेपिंग द कंट्रीज फ्यूचर। It also fosters civic engagement and awareness, encouraging citizens to take a greater interest in governance, right? फिर हर कोई citizens भी ये कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट की इन चीज़ों में हम भी इंटरेस्ट लें, क्या चल रहा है सरकार में, कैसा है, ये सब चीज़ें। एजुकेट एंड मोबिलाइज सोसाइटी, अगर हमें लग रहा है कि सिविक पार्टिसिपेशन को इनकरेज करना है तो हम किस तरीके से इनकरेज कर सकते हैं? उनको एजुकेट करके, उनको सोसाइटी को मोबिलाइज करके, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी डिराइव डिस्कशन अबाउट पॉलिटिकल एंड सोशल इशूज़, इंक्रीजिंग पब्लिक अवेयरनेस, फिल और पार्टिसिपेशन करो।
ठीक है। अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होगी तो आर्बिट्ररी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, मतलब अपने मन से, आर्बिट्ररी मतलब फिक्स, बट जो फिक्स ना हो, ठीक है। तो प्रिवेंट आर्बिट्ररी डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं जो अपने हिसाब से चीज़ें हो रही है, जो बिना किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस की हो रही है, वो चीज़ें बचेंगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। नो आर्बिट्रेरी क्राइटेरिया लिमिटिंग वोटिंग राइट बेस्ड, अगर हम लिमिट कर देते हैं वोटिंग राइट बेस्ड ऑन जेंडर, प्रॉपर्टी या ओनरशिप, एजुकेशन या किसी और फैक्टर्स की वजह से, तो कहीं ना कहीं हायरार्कीज और इनजस्टिस बनेगी। ऑफ कोर्स ये बात है ना, इनजस्टिस क्रिएट हो जाएगी। बट वहीं यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी ये इंश्योर करता है कि किसी भी तरीके की बायसनेस ना हो, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो इन डिसाइडिंग कि कौन गवर्नमेंट बनेगा, किसका गवर्नेंस कौन रोल प्ले करेगा। तो उसके लिए कोई भी चीज़ नहीं होती अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, कोई भी बायसनेस नहीं होती है। इट ऑल्सो स्ट्रेंथन योर नेशनल यूनिटी। नेशनल यूनिटी कैसे स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि इंडिया आपको पता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्सिटी है, डाइवर्स कंट्री है। इन डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया यूनिवर्सल सफरेज इंश्योर्स कि जितनी भी कम्युनिटीज़, कल्चर्स एंड रीजन्स हैं, हर कोई रिप्रेजेंट होए, फोस्टरिंग यूनिटी, यानी कि हम दिखाएं कि भाई इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। इट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर एंड अंडर द शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शेपिंग देयर नेशंस फ्यूचर। कुछ हिस्टोरिकल लेसन्स की वजह से कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सक्लूजन। देखिए हिस्ट्री से हमने ये देखा कि भाई कहीं ना कहीं वोटिंग राइट्स हटाई हुई थी, डिनाई कर रखी थी कुछ सर्टेन ग्रुप्स को, जैसे विमेन, ठीक है। सफरेज मूवमेंट से पहले रेशियल माइनॉरिटीज़ हमने देखी थी इन अपार्थाइड रिजाइम, जैसे साउथ अफ्रीका में भी देखी थी। तो कहीं ना कहीं उससे इनइक्वालिटी आ रही थी, अनरेस्टनेस आ रही थी, सोशल इनजस्टिस हो रही थी। तो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी इसलिए लाया गया जिससे कि ये जो एक्सक्लूजन हो रहा है किसी भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का, एंड ये ख़त्म होए, एंड इंश्योर करना कि हर किसी की आवाज़ सुनी जाए इन द नेशंस डेवलपमेंट, ठीक है। मॉरल एंड एथिकल इम्पेरेटिव ह्यूमन डिग्निटी के लिए हर एक इंडिविजुअल की आवाज़ सुनी जाए, ये हर एक इंसान की एक, आप कह लीजिए फंडामेंटल राइट कह लीजिए, ठीक है। सो वोटिंग इज़ अ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एन इंडिविजुअल डिग्निटी एंड देयर इक्वल वर्थ इन सोसाइटी, क्योंकि हमें भी ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं हम भी इस सोसाइटी में उतनी ही रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं जितनी पावरफुल लोग करते हैं डिजर्व। जैसे हमने पढ़ा था ना कि अगर इनइक्वालिटी होती है तो कहीं ना कहीं फिर डिग्निटी नहीं रहती बंदे की, डिग्निटी की वैल्यू डिग्निटी के ऊपर आ जाती सब चीज़ें। तो अगर वोटिंग दी जाएगी तो हर एक इंडिविजुअल को ऐसा फील होगा सोसाइटी में कि मेरी भी उतनी वर्थ है जितनी बाकी लोगों की है। एक्सक्लूडिंग पीपल फ्रॉम वोटिंग अंडरमाइन देयर फंडामेंटल राइट एंड डिनाइंग देम पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन विच इज़ अफेक्टिंग देयर लाइफ। चैलेंजेस क्या हैं बट इसको लेके कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी लाने के लिए कुछ चैलेंजेस क्या क्या हैं, जैसे कि इलिटरेसी बहुत है, आपको पता है। अगर हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ले आएंगे तो जो लोग इलिटरेट हैं, ठीक है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जॉब नहीं है, उनको भी नई नॉलेज नहीं है, फिर भी वो वोट देने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इलिटरेसी है, अवेयरनेस है, ये भी एक चैलेंज है। इसके लिए तो यही किया जा सकता है कि यार कि उनको पढ़ाओ, एजुकेशन वाली चीज़ें फैलाओ, क्योंकि अगर हम बोल दें उनको कि इलिटरेट लोग वोट नहीं दे सकते तो गलत चीज़ हो जाएगी ना, क्योंकि उनकी राइट्स छिन जाएगी। सो क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट इलिटरेट और लेस इन्फॉर्म वोटर्स मे नॉट मेक द राइट चॉइसेस, बट द सोल्यूशन यही है कि इम्प्रूव करो एजुकेशन और अवेयरनेस फैलाओ, नॉट डिनाइंग द राइट टू वोट उनसे नहीं छीनी जाए। दूसरा रीज़न पॉपुलिज्म एंड शॉर्ट टर्म गेन, कि देखिए कई बार ऐसा होता है कि लोगों को ऐसा लगता है यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी अगर आएगी तो कहीं ना कहीं कुछ पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ आएगी, मतलब लोगों को बहलाने के लिए ऐसी पॉलिसीज़ लाई जाएगी। जैसे अभी दिल्ली में भी आप देखेंगे, दिल्ली क्या हर जगह आप देखेंगे फ्रीबीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा देती है सरकार, कि फ्री में हम ये देंगे, अगर हम जीत गए तो वो देंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसी पॉलिसीज़ लाने की कोशिश करते हैं, पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़। सो डेमोक्रेसी रिलाई ऑन एन इवॉल्विंग एंड एजुकेटेड इलेक्टोरेट टू बैलेंस दीज रिस्क, कि तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि हर किसी इंसान को एजुकेट करो इलेक्शंस को लेके भी और हर तरीके की चीज़ों को लेके, सो दैट उनको एनालाइज कर सके, वो अपने हिसाब से बैलेंस कर सके चीज़ें, ठीक है। बस उनको ये ना दिखे कि अच्छा ठीक है, अच्छा हो रहा है या अच्छा हो रहा है। कंक्लूजन में हम यही बोलेंगे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज़ नॉट जस्ट अ मैकेनिज्म टू इलेक्ट लीडर्स, सिर्फ लीडर को इलेक्ट करना ही नहीं होता यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, बट एक फंडामेंटल एक्सप्रेशन है कि उसमें इक्वालिटी, जस्टिस और डेमोक्रेसी के लिए। इट इंश्योर्स दैट गवर्नेंस इज़ इंक्लूसिव, अकाउंटेबल एंड रिप्रेजेंटेटिव। ये इंश्योर करता है कि गवर्नेंस इंक्लूसिव हो, अकाउंटेबल हो, हर किसी को, सिटीजन्स को, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डाइवर्स वॉइसेज इन अ सोसाइटी। So denying this right to any group would undermine the very essence of democracy and social equity. ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा, एंड पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा। विधानसभा और लोकसभा के बीच में क्या डिफरेंस है और उनके रिप्रेजेंटेटिव कैसे इलेक्ट होते हैं। तो आपको पता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा और पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा दो डिस्टिंक्ट लेजिस्लेटिव बॉडी है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे कि नाम से समझ आ रहा है कि ये स्टेट वाइज है, स्टेट लेवल पर चलती है, और लोकसभा जैसे कि पार्लियामेंट की बात हो रही है तो नेशनल लेवल पर है। तो वही चीज़ें ऑपरेटेड स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। पर्पज़ यही है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कि भाई लॉ और गवर्निंग मैटर्स लेना जो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, स्टेट के हिसाब से, मतलब जो स्टेट का
ठीक है, 3 तरीके की लिस्ट होती है हमारी ना। तो जो स्टेट लिस्ट के अंदर जो चीज़ें आती है ना, यूनियन लिस्ट हो गई जैसे हमारी, एक स्टेट लिस्ट हो गई और एक कॉन्करेंट लिस्ट हो गई। तो स्टेट कौन सी चीज़ें संभालते हैं वो स्टेट लिस्ट के अंदर मेंशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी चीज़ें संभालेगी वो यूनियन लिस्ट के अंदर, और कॉन्करेंट होती है जो दोनों की मिक्स होती है। तो ऐसे आप ऐसे कह लीजिए विधानसभा जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर जो जो मैटर्स आते हैं उनको संभालेंगे, जैसे पुलिस और हेल्थ। बट यहाँ पे यूनियन लिस्ट डिफेंस फॉरेन अफेयर्स की बात आएगी। फिर यहाँ पे हम बात करें तो इसमें आपको पता है कि एमएलएज होते हैं। आपको पता है ना कि विधानसभा में एमएलए इलेक्ट होते हैं, बट पार्लियामेंट के अंदर एमपीज़ होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ हेड ऑफ हाउस की अगर हम बात करें तो विधानसभा के स्पीकर कौन, मतलब वो कौन होते हैं? स्पीकर ऑफ द विधानसभा बेसिकली हेड होते हैं। जो भी स्पीकर होंगे वही सारे सेशंस वगैरह लेते हैं। बट यहाँ पे पार्लियामेंट में स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं जो सारे सेशंस को लीड करते हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, और वहाँ पे होता है स्पीकर ऑफ विधानसभा। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किसके पास है? तो ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम करेंगे। जो स्टेट गवर्नमेंट का लीडर कौन है? ऑफकोर्स की बात है चीफ मिनिस्टर है। बट यहाँ पे कौन होगा? यूनियन गवर्नमेंट के साथ काम करेंगे, और यूनियन गवर्नमेंट का कौन लीडर है? प्राइम मिनिस्टर। इलेक्शंस कैसे कैसे होते हैं? इलेक्शन कौन सुपरवाइज करता है? यहाँ पे इलेक्शन सुपरवाइज करते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। बट यहाँ पे कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ नेशनल की बात हो रही है। टिपिकली दोनों में 5-5 साल होते हैं अगर पहले डिजॉल्व नहीं हुई किसी कारण से। जुरिस्डिक्शन की अगर हम बात करें तो ऑफकोर्स से पता है स्टेट लेवल, यहाँ पे नेशनल लेवल है। टोटल सीट्स कितनी है? देखिए स्टेट वाइज जो सीट्स होती है वो वेरी करती है। स्टेट कितनी बड़ी है उस हिसाब से होता है। जैसे यूपी की अगर हम बात करें तो बहुत सारी सीट्स है, बट गोवा में सिर्फ 40 है। और यहाँ पे लोकसभा में फिक्स है 543, पहले 545 थी, 2 एंग्लो इंडियन जो कि 2020 के बाद हट गई, तो अब सिर्फ 543 सीट्स है। रिजर्वेशन किस किस के लिए? SC ST के लिए रिजर्वेशन है बेस्ड ऑन की स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है और यहाँ पे कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, इलेक्शन किस तरीके से होते हैं इनके? अगर हम बात करें विधानसभा वाले मेंबर्स जो एमएलए इलेक्ट होते हैं, आपको मैंने पहले ही बताया लास्ट क्लास में कि एमएलए कैसे इलेक्ट होते हैं। आपको पता है हर कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शन होंगे, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक इलेक्ट होगा, उनको एमएलए बोला जाता है। ठीक है, सो डायरेक्ट इलेक्शंस हम लोग करते हैं ना सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी। सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज मतलब हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक मेंबर इलेक्ट होता है। ठीक है, विद इन द स्टेट। और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हमारा चलता है। मैंने आपको बताया भी था फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का मतलब कि जितने ज़्यादा वोट किसी एक इंसान को मिलेंगे, जिस कैंडिडेट को मिलेंगे वो जीतेगा। ठीक है, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज पता है आपको कैसे? हर एक स्टेट असेंबली, मतलब हर एक स्टेट हमने पढ़ी थी कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड है। ठीक है, जो पॉपुलेशन के हिसाब से, और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एमएलए इलेक्ट होगा। एलिजिबिलिटी सब में सेम रहेगी 18+, और 5 साल की सबकी टर्म रहेगी। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें लोकसभा के इलेक्शंस की जिसमें एमपीज़ इलेक्ट होते हैं, तो उसके लिए क्या होता है? वही डायरेक्ट इलेक्शंस होता है, सेम सिस्टम चलता है। ठीक है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज पे बेस्ड होता है ये पॉपुलेशन के हिसाब से, मतलब वही वो स्टेट कॉन्स्टिट्यूंसीज के हिसाब से हो गया, एक स्टेट के अंदर कितने कॉन्स्टिट्यूंसीज, और ये स्टेट में हो, पूरा कंट्री में हो गया। ठीक है, और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से MP आते हैं। एनी सिटीजन और टर्म फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, वाई डू वी हैव अ सिस्टम वेयर द रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स पीरियड एंड नॉट फॉर द लाइफ? कि भाई ऐसा क्यों है रिप्रेजेंटेटिव को फिक्स्ड पीरियड के लिए हम फिक्स ही कर दें कि यही हमेशा के लिए रहेगा इलेक्शन में, या यही हमेशा नेता रहेगा जब तक नहीं मरते? ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा क्यों है कि हम लोगों ने फिक्स किया हुआ है कि यार 5 साल तक ही रहना है? वाई वी हैव फिक्स्ड? देखिए उसके बहुत रीजन्स हैं, क्या हैं वो देख लेते हैं। इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव फॉर अ फिक्स पीरियड rather than for life is a fundamental principle of democracy. It ensures accountability, adaptability and fairness in governance. Here are the key reasons why this system exists. अब समझते हैं। पहला तो रीज़न ये है कि लोगों को अकाउंटेबिलिटी रहे, यानी कि देखिए इलेक्टेड फॉर द पीपल, आपको पता है जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हम लोगों ने इलेक्ट किया है, और हम लोगों के लिए वो इलेक्ट हुए कि हम लोगों की जो भी डिमांड है, जो भी नीड्स है, उन सबको सरकार ध्यान में रखे। सो रिप्रेजेंटेटिव आर मेंट टू सर्व द पीपल, नॉट रूल ओवर देम। हम लोगों को सर्व करने के लिए ना वो लोग, हमारे ऊपर रूल करने के लिए तो नहीं है। अगर कोई एक ही बंदा रूल करेगा हमेशा तो हो सकता है ना कि बहुत चीज़ें दिक्कत आए, कोई डिससेटिस्फाइड हो जाए, या सरकार वो हमारी नहीं सुने सिटीजन्स की, अपने हिसाब से चले। तो अब इलेक्शन भी उनको पता है दोबारा होंगे नहीं, तो वो अपनी मर्जी से ही चलाएंगे ना सारी चीज़ें। अब जब हमें पता है कि मैं ही नेता रहूँगी, मैं ही क्लास की मॉनिटर रहूँगी, तो मैं अपनी मर्जी चलाऊँगी, मैं डिस्क्रिमिनेशन करूँगी, मैं अब मोनोपोली इन्जॉय करूँगी कि यार मैं ही हूँ सब कुछ, तुम लोग तो कुछ नहीं हो, राइट? तो वो चीज़ें आएगी। तो रूल करने के लिए नहीं आते, बल्कि रिप्रेजेंटेटिव का काम यही है कि वो लोगों को सर्व करे। और अगर लगे कि कोई भी इंसान नहीं कर रहा तो ऑफकोर्स ये बात उनको चेंज करो। तो इसलिए फिक्स रखना ज़रूरी है रादर देन लाइफ टाइम। सो फिक्स टर्म अलाउ वोटर्स टू इवैल्यूएट देयर परफॉर्मेंस एंड डिसाइड वेदर दे डिजर्व टू कंटिन्यू। क्योंकि अगर फिक्स रहेगा तो हम 5 साल बाद अगर ये जज कर सकते हैं कि 5 साल तक इस सरकार ने अच्छा काम किया या नहीं किया। अगर अच्छा किया होगा तो ऑफकोर्स ये बात है हम लोग वोट देंगे, अगर हमें लग रहा है अच्छा नहीं किया तो हम चेंज कर देंगे ना, क्योंकि हम लोग के पास राइट है। तो ये चीज़ के लिए भी इंश्योर करने के लिए फिक्स पीरियड रखा गया है। रेगुलर इलेक्शंस एज अ चेक,
periodic elections compel representative to stay responsive to the need of their constituencies. If they fail to deliver, they can be replaced. वही ये चीज़ कि अगर periodically election होते रहेंगे, हर 5 साल में, हर कुछ भी एक फिक्स पीरियड अगर हम फिक्स कर देंगे, हर उस साल में इलेक्शंस होते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जो भी बंदा इलेक्ट हुआ होगा, जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, उनको रिस्पॉन्सिव रहना पड़ेगा कि यार मुझे सिटीजन्स की, जो भी मेरे यहाँ के एरिया के लोग हैं, उनकी नीड्स फुलफिल करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगा तो मेरी सीट छिन जाएगी। ठीक है। प्रिवेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कि भाई एक जने के पास पावर ना हो, क्योंकि अगर एक जने के पास पावर होगी तो वो ऑटोक्रेसी बन जाएगी। सिंपल सी बात है ना, ऑटोक्रेसी तो बन जाएगा। एक ही कैंडिडेट जब रूल करता है तो उसको ऑटोक्रेसी तो बोला जाता है, या फिर ओलिगार्की चल जाएगा जिसमें कुछ लोग रूल कर रहे हैं। तो ये चीज़ ना हो, इसके लिए क्या है, फिक्स पीरियड है। प्रिवेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ पावर, अ लाइफ टाइम टेन्योर कुड रिजल्ट इन अनचेक पावर, पोटेंशियली लीडिंग टू करप्शन हो सकता है, अथॉरिटेरियनिज्म हो सकता है, और डिस्कनेक्ट फ्रॉम पब्लिक नीड हो सकता है, पब्लिक की नीड भी ना सुने। वैसे मैंने अभी आपको बता दिया। रोटेशनल लीडरशिप, कि देखिए जैसे जैसे रेगुलर इलेक्शन होते रहेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ नए लीडर्स आएंगे, कुछ नए आइडियाज़ लेके आएंगे, उनके कुछ नए पर्सपेक्टिव होंगे। ठीक है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी स्टैगनेट नहीं रहेगी, मतलब रुकी भी नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ अच्छा बढ़ता रहेगा, क्योंकि नई नई सरकार आएंगी तो ऑफकोर्स ये बात है, कुछ ना कुछ नए आइडियाज़, कुछ नए इनोवेशंस लेके आएंगे। ठीक है। और जो भी नीड होगी चेंज हो, लोगों की जो नीड्स चेंज होती है उस हिसाब से वो अडेप्ट भी करेंगे, क्योंकि आपको पता है हम लोग, हमारी जो सोसाइटी है वो डायनामिक है। डायनामिक मीन्स जो चेंज होती रहती है चीज़ें। ठीक है। लोगों की नीड्स, लोगों की प्रायोरिटीज़, लोगों के चैलेंजेस ओवर द टाइम हम सबके चेंज होते रहते हैं। तो अगर फिक्स टर्म होगा तो ये इंश्योर होगा कि सरकार भी चेंज होती रहे और सरकार उस हिसाब से अपने आप को भी अमेंड करे। रिस्पॉन्सिव रिप्रेजेंटेशन, फिक्स टर्म अगर होगा तो वोटर्स, फिक्स टर्म अलाउ वोटर्स टू चूज रिप्रेजेंटेटिव हु अलाइन विद देयर करंट एस्पिरेशंस एंड सोसाइटल कंटेक्स्ट। अगर फिक्स टर्म होगा तो कहीं ना कहीं जो हम लोग वोट दे रहे हैं, हमें भी ऐसा लगेगा कि यार हमारी जो सुन रहा है हम उसी को ही वोट देंगे, हमारे जो एस्पिरेशंस और सोसाइटल कंटेक्स्ट को पूरा कर रहा है हम भी उन लोगों को ही वोट देंगे। एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन, देखिए अब ऐसा होगा, एम्पावर वोटर्स, कि अगर रेगुलर इलेक्शंस होंगे तो हम सिटीजन्स को भी लगेगा यार नहीं, इस बार तो हम इस सरकार से खुश नहीं थे, अब हम जब भी वोट होंगे हम जाएंगे देने, सो दैट हमारी सरकार चेंज होए। अब अगर हमें पता है कि सरकार ही सेम रहेगी, एक बार मान लो इलेक्शन हो रहा है और हमें पता है हमेशा के लिए वही रहेंगे, तो कोई देने नहीं जाएगा ना वोट, इंस्पायर्ड ही नहीं होगा। तो रेगुलर इलेक्शंस गिव सिटीजन्स द पावर टू इन्फ्लुएंस गवर्नेंस एंड होल्ड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल। ठीक है। डेमोक्रेटिक रिन्यूअल, वही है कि फिक्स टर्म इलेक्शंस अगर होते हैं तो कहीं ना कहीं इलेक्शंस भी जो हो रहे हैं, इलेक्टोरेट भी हो रहा है, वो इंगेजिंग हो रहा है, हर किसी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के अंदर आएगी, पार्टिसिपेशन लोगों का आएगा। ठीक है। अवॉइड कॉम्प्लेंसी एंड लीडरशिप। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे पहला पॉइंट आप देखेंगे, मोटिवेशन टू परफॉर्म, यानी कि नोइंग दैट री इलेक्शन डिपेंड्स ऑन देयर परफॉर्मेंस, रिप्रेजेंटेटिव आर इंसेंटिवाइज टू वर्क इफेक्टिवली एंड फुलफिल प्रॉमिस। अगर मुझे पता है कि मैं कभी भी, जब भी दोबारा इलेक्शन होगा मुझे हटाया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छा ही काम करूँ। ठीक है। तो अगर मुझे पता है कि री इलेक्शन हो सकता है तो कहीं ना कहीं मेरी जो परफॉर्मेंस वगैरह होगी, मैं ये सोचूंगी कि मैं काम भी अच्छा करूँ, इफेक्टिवली काम करूँ, लोगों के प्रोमिस को फुलफिल करूँ। प्रिवेंट्स एरोगेंस ऑफ पावर, यानी कि अगर लाइफ टाइम टेन्योर हुआ तो कहीं ना कहीं हो सकता है लीडर्स पब्लिक को ध्यान ही ना दे, पब्लिक के कंसर्न से डिटैच हो जाए, मतलब दूर हो जाए, वो सोचे कि ठीक है अब तो मैं ही हूँ, तो एरोगेंट पावर को लेके आ जाए अपनी। ठीक है। वो चीज़ ना हो, इसके लिए ये ज़रूरी है कि फ़िक्स पीरियड हो। प्रिवेंट्स जनरेशनल डिस्कनेक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंक्लूसिव गवर्नेंस, देखिए अगर फिक्स टर्म रहा तो ये होगा कि जो लीडरशिप, जैसे जैसे डेमोग्राफिक्स चेंज हो रहे हैं, मतलब कि जनरेशन भी तो चेंज हो रही है ना। ठीक है। हम हैं, हमारे बच्चे वाली जनरेशन आएगी, फिर हमारे मम्मी पापा वाली, हमारे दादा दादी वाले, तो कहीं ना कहीं सबकी जनरेशन अलग है। तो अगर नई नई सरकार आएगी तो वो जनरेशन्स जो है, नई जनरेशन आ रही है उनको भी समझेगी। ठीक है। फिक्स टर्म इंश्योर दैट लीडरशिप इवॉल्व्स विद चेंजिंग डेमोग्राफिक, अलाउइंग यंगर जनरेशन टू हैव देयर से इन गवर्नेंस। ठीक है। यंगर जनरेशन का भी रोल रहेगा। प्रिवेंट्स आउटडेटेड लीडरशिप, लाइफ टाइम टेन्योर माइट रिजल्ट इन लीडर्स हु फेल टू कनेक्ट विद कंटेम्प्रेरी इशूज़ और यंगर वोटर्स। ठीक है। प्रमोट्स फेयर कंपटीशन, किस तरीके से हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है। फिक्स टर्म अगर होगा तो हर किसी के पास ऑप्शन होगा कि वो हर बार जब इलेक्शन हो रहे तो आप कंटेस्ट करें, हर कोई के पास ऑप्शन होगा कि वो भी इलेक्शन में खड़े हो सके। तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव और मैरिट बेस्ड सिस्टम भी यहाँ से इंश्योर होता है। चेक्स नेपोटिज्म एंड डायनेस्टिक पॉलिसीज़। नेपोटिज्म मतलब आप ऐसे मान लीजिए कि जो हम कहते हैं ना हेरिडेटरी, मतलब मान लो कि मैं मुझे पता है कि मैं जीत गई, अब मैं अपने बच्चे को खड़ा कर दूंगी, फिर वो मेरे बच्चे को खड़ा कर, तो कहीं ना कहीं नेपोटिज्म क्रिएट हो रहा है। तो रेगुलर इलेक्शंस अगर होंगे तो कहीं ना कहीं ये जो लाइकलीहुड है, ये जो कि भाई नेपोटिज्म हो या डायनेस्टिक पॉलिसीज, तो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ लीडर्स कंसोलिडेटिंग पावर फॉर पर्सनल और फैमिलियर एडवांटेज।
हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स मतलब कि लेसन फ्रॉम मोनार्की, हम लोगों ने हिस्ट्री से सीखा, मोनार्की वगैरह जो चलती थी, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत एक्सप्लॉइटेशन हुई है, ठीक है। पब्लिक रिप्रेजेंटेशन कम हुआ इलेक्शन में, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ों से भी सीखा गया है। डेमोक्रेटिक इवोल्यूशन हुआ है, क्योंकि अब मॉडर्न डेमोक्रेसी अडॉप्ट की हम लोगों ने, तो कहीं ना कहीं मॉडर्न डेमोक्रेसीज वर डिजाइन टू अवॉइड द पिटफॉल ऑफ लाइफ टाइम रूल बाय एम्फसाइजिंग पीरियोडिक फेयर इलेक्शन। ये जो मॉडर्न डेमोक्रेसी आई वो इसलिए आई थी कि पीरियोडिक इलेक्शन हुए, फेयर इलेक्शन हुए, हर किसी को पार्टिसिपेशन का मौका मिले, ठीक है। अब मान लेते हैं अगर लाइफ टाइम टेन्योर अलाउ कर दिया तो क्या होगा। अगर लाइफ टाइम टेन्योर देखो अलाउ कर दिया तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अथॉरिटेरिज्म पे आ जाएंगे हम लोग, या ओलिगार्की पे आ जाएंगे, ठीक है, जिसमें ऑटोक्रेसी आ जाएगी। फिर पब्लिक का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, सिटीजन्स को पावरलेस फील होगा, क्योंकि उनको पता है वो लीडर्स ही नहीं चेंज कर सकते हैं। स्टैगनेंट लीडरशिप हो जाएगी, ठीक है। अगर रेगुलर टर्नओवर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं गवर्नेंस की प्रोग्रेस भी खत्म हो जाएगी, कोई नई इनोवेशन नहीं ला सकता। एक बंदा कितनी बार इनोवेशन ले आएगा, कितने नए आइडियाज़ ले आएगा, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी खत्म हो जाएगी। सो कंक्लूजन में यही लिखा हुआ है, इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव फॉर अ फिक्स्ड पीरियड इंश्योर्स दैट डेमोक्रेसी रिमेन vibrant, inclusive and accountable. It empowers citizens to actively participate in governance and prevent the concentration of power, ensuring that leadership evolve with the need of the people. A fixed term system is integral to maintaining a fair and just society. ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन आर क्या होता है। मैंने क्वेश्चन आर आपको लेक्चर में भी बताया था, यहाँ पे भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन आर एक बहुत एसेंशियल फीचर है किसी भी पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए, जहाँ पे एमपीज़ के पास राइट है कि वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं सरकार से, और सरकार अकाउंटेबल है कि उनको बताना पड़ेगा अगर कोई चीज़ पूछी जा रही है बाय एमपी, ठीक है। ये शुरू में जब पार्लियामेंट्री सिटिंग होती है तो सबसे पहला जो 1 घंटा होता है, वो पहला 1 घंटा जो होता है उसमें क्वेश्चन आर होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें ट्रांसपेरेंसी भी होती है और रिस्पॉन्सिवनेस होती है गवर्नमेंट किस तरीके से। क्योंकि एमपी जो होती है ऑपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी से सवाल करती है कि भाई ऐसा है, पब्लिक ने ये डिमांड की, तो आप इस पर क्या कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऑपोजिशन पार्टी या क्वेश्चन आवर जैसे सेशंस हुए, ठीक है। कब होता है आपको मैंने पहले भी बताया, फर्स्ट आवर ऑफ अ सिटिंग जो शुरू के 1 घंटे होते हैं, दोनों हाउस में होते हैं, लोकसभा राज्यसभा में 11 से 12 बजे के बीच में होते हैं। पर्पज़ यही है कि इन्फॉर्मेशन से जो भी पब्लिक के इंटरेस्ट में इन्फॉर्मेशन है उसको एड्रेस करना, एंड गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना कि वो क्या काम कर रहे हैं, जो पॉलिसीज़ ला रहे हैं वो क्या सही है, उनको अकाउंटेबल फील कराना, डिसीजंस वगैरह के लिए पूछताछ करना। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, 3 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक होता है स्टेयर्ड क्वेश्चन जो ओरली आंसर कर देती है, ठीक है। ओरल आंसर कर दिया तो उसके बाद हो सकता है कुछ और सवाल भी हम पूछ ले। मान लो मुझसे कोई सवाल पूछा आप लोगों ने, तो मैंने ओरली आंसर कर दिया, तो फिर उसके बाद आप मुझसे कुछ और भी पूछ सकते हो उससे रिलेटेड, तो वो होते हैं स्टेयर्ड क्वेश्चंस। अनस्टेयर्ड क्वेश्चन जिस पर रिटर्न रिप्लाई देना पड़ता है, और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो एक अर्जेंट मैटर पे होता है, जिसमें 10 दिन से कम में आंसर नोटिस पीरियड के साथ देना होता है, ठीक है। क्वेश्चन कौन पूछता है, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और एमपी को जो भी क्वेश्चंस वो पूछने होते हैं उनको पहले से किसको देने होते हैं, सेक्रेटेरिएट ऑफ द रिस्पेक्टिव हाउस। लोकसभा में हो रहा है तो लोकसभा के सेक्रेटेरिएट को क्वेश्चंस पहले से जाके सबमिट करने होते हैं, ठीक है। और राज्यसभा के तो राज्यसभा के। आंसर कौन करेगा, आंसर्स हर मिनिस्टर्स जो भी उस पोर्टफोलियो से मतलब उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड उनको आंसर करना पड़ेगा। आंसर जो हो सकता है कैन पर्टेन टू पॉलिसी मैटर्स, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन या स्पेसिफिक केसेस जो भी है उसके अकॉर्डिंग वो आंसर दे सकते हैं। क्यों ज़रूरी है, अकाउंटेबिलिटी के लिए और ट्रांसपेरेंसी के लिए, मैंने अभी बताई आपको ये बात, ठीक है। एंड पब्लिक पॉलिसी क्लैरिफिकेशन कि भाई अगर कोई पॉलिसी में कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो, कोई कंसर्न हो तो वो भी पूछी जा सके। और डेमोक्रेटिक कंट्रोल के लिए कि भाई डेमोक्रेटिक कंट्रोल इस तरीके से कि भाई ऐसा ना हो कि सरकार अपनी पावर मिसयूज़ करे, हाँ दूसरा कोई उसको पूछे कि आप ऐसा कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक कंट्रोल के लिए भी वो चीज़ ज़रूरी है। एंड स्पीकर जो कि लोकसभा में होता है आपको पता है, और राज्यसभा का चेयरपर्सन, ये दोनों के पास फाइनल अथॉरिटी है कि अप्रूव करे या फिर क्वेश्चन को डिसअलाउ करे, ठीक है। कौन करता है, स्पीकर लोकसभा का या फिर चेयरपर्सन राज्यसभा का, ठीक है। सब बताइए बात। सस्पेंशन ऑफ क्वेश्चन आर, देखिए क्वेश्चन आर कब सस्पेंड है, कब क्वेश्चन आर नहीं होते, जैसे मैंने आपको बताया था बजट प्रेजेंटेशन के टाइम पे, या फिर जब प्रेसिडेंट कुछ एड्रेस कर रहा है, जैसे कोविड-19 पैंडमिक के टाइम पे 2020 में क्वेश्चन आर हुआ ही नहीं था, टेम्प्रेरी सस्पेंड कर दिए गए थे, तो इस तरीके के केस में सस्पेंशन हो सकता है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या होता है, जब स्टेयर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब ओरली आंसर करते हैं तो हो सकता है कि एमपी उसके फॉलोअप क्वेश्चन पूछे, उसी को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, ठीक है। तो वो पूछे जा सकते हैं जिससे फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए और डिबेट के लिए। तो क्वेश्चन आर सर्व एज द cornerstone of parliamentary democracy, enabling members to scrutinize the government effectively and ensuring that executive remain answerable to the legislature, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक दैट देर आर फ्यू वुमेन इन द पार्लियामेंट? आपको ऐसा क्यों लगता है कि बहुत कम वुमेन है पार्लियामेंट में? हमने देखा भी है 14.4% डेटा वुमेन है आज के टाइम पे जो सिर्फ पार्लियामेंट में है। तो ऐसा क्यों है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन कम है? उसके बहुत सारे रीजंस हैं। अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्टोरिकल रीजन है, सोशल रीजन है, कल्चरल रीजन है एंड स्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं जिस वजह से वुमेन का पार्टिसिपेशन और सक्सेस कम है इन पॉलिटिक्स। सो बिलो आर द की रीजन्स। ऐसा पहला रीज़न है हिस्टोरिकल लेगेसी की वजह से कि इंडिया की आपको पता है लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पेट्रियार्कल नॉर्म्स। पेट्रियार्कल नॉर्म मतलब आपको पता है शुरू से मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी रही है इंडिया, है ना। तो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी होने की वजह से कहीं ना कहीं विमेन को हमेशा एक्सक्लूड किया गया पब्लिक डिसीजन मेकिंग रोल से, ठीक है। द हिस्टोरिकल एक्सक्लूजन कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन टुडे, कि जो शुरू से हिस्ट्री से हम लोग एक्सक्लूड कर रहे हैं वुमेन को, तो कहीं ना कहीं वो आज भी देखने को मिलता है। विमेन ओनली गेन वोटिंग एंड पॉलिटिकल राइट्स पोस्ट इंडिपेंडेंस, की पोस्ट इंडिपेंडेंस जब इंडिपेंडेंस के बाद विमेन ने आज तक सिर्फ वोटिंग राइट्स तो दी गई उनको, वोटिंग और पॉलिटिकल राइट्स ही दी गई है, जिसका मतलब देयर इंटीग्रेशन इनटू पॉलिटिक्स स्टार्टेड मच लेटर कंपेयर टू मैन। की मैन को तो पहले ही मिल गई थी, फिर भी विमेन को इंडिपेंडेंस के बाद जाके थोड़ी सी राइट्स मिली कि वो वोटिंग और पॉलिटिकल राइट्स उनको मतलब दी गई है। पेट्रियार्कल सोशल नॉर्म वही है कि जेंडर स्टीरियोटाइप बहुत है। पॉलिटिक्स इज ऑफन व्यूज, पॉलिटिक्स को ऐसा देखा जाता है कि सिर्फ मेल डोमिनेटिंग, या पॉलिटिक्स सिर्फ आदमी लोग संभाल सकते हैं, या मेल डोमेन वाला सेक्शन है, मैन डोमेन वाला, विद द लीडरशिप रोल उनके पास है, ट्रेडिशनली बीइंग मेल डोमिनेटेड, ठीक है। फैमिली प्रायोरिटीज़, ऐसा बोला जाता है कि लड़कियों को, विमेन को घर संभालना है, तो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स नहीं देख सकती। सो विमेन आर एक्सपेक्टेड टू प्रायोरिटाइज फैमिली एंड हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवर पब्लिक और पॉलिटिकल करियर्स, लिमिटिंग देयर एबिलिटी टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, ठीक है। रेजिस्टेंस टू फीमेल लीडरशिप, की वोटर्स और इवन पॉलिटिकल पार्टी कई बार ऐसा लगता है उनको कि विमेन को हम लीडर्स नहीं बना सकते, क्योंकि कुछ स्पेशली कुछ कंजर्वेटिव रीजन्स में, तो कहीं ना कहीं विमेंस को इस तरीके से भी बैक वो कर दिया जाता है, बैरियर बना दिया जाता है कि विमेंस को हम लीडर नहीं बना सकते। लैक ऑफ पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़, कि बहुत कम कैंडिडेट्स देखने को मिलती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ कई बार ऐसा होता है कि इतनी जो नो पॉलिटिकल पार्टीज़ में कई बार ऐसा होता है इतनी ज़्यादा वुमेन कैंडिडेट्स नॉमिनेट ही नहीं होती हैं, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑफन डू नॉट नॉमिनेट इनफ वुमेन कैंडिडेट्स, क्यों? क्योंकि बायसनेस होती है और कंसर्न होती है अबाउट विनेबिलिटी की, क्या पता जीत जाए, नॉमिनेट करे तो वुमेन है तो वुमेन को शायद जिता दे, तो ये डर की वजह से कहीं ना कहीं वुमेन को लाया ही नहीं जाता है। दूसरी चीज़ नेपोटिज्म, जैसे अभी हमने पढ़ा कि कई वुमेन मैनी वुमेन इन पॉलिटिक्स कम फ्रॉम पॉलिटिकल फैमिली से आती है, लिमिटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन विदाउट सच कनेक्शंस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी उनको कहीं ना कहीं लिमिट कर दिया जाता है। इकोनॉमिक बैरियर हो सकता है कि भाई फाइनेंशियल रिसोर्सेज, आपको पता है इस पॉलिटिक्स में आने के लिए, इलेक्शंस में कैंपेन करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, तो ऐसा अज्यूम किया जाता है कि वुमेन के पास इतना फाइनेंशियल बैकअप नहीं होगा, ठीक है। इस वजह से उनको कहीं ना कहीं अनइक्वल एक्सेस मिलता है, मतलब अनइक्वल एक्सेस है, उनके पास वेल्थ वगैरह इतना नहीं है, फंडिंग नहीं है, तो वुमेन को कैसे खड़ा करें, वो पैसे कहाँ से लाएंगे। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से कि वुमेन स्पेशली इन रूरल एरियाज फेस ग्रेटर इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस मेकिंग इट हार्डर टू कम्प्लीट इन पॉलिटिक्स, ठीक है। लिमिटेड पॉलिटिकल नेटवर्क्स, की विमेन के पास इतने नेटवर्क भी अच्छे नहीं होते हैं जितने मेल के पास होंगे पॉलिटिक्स से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी विमेन को एक्सक्लूड किया जाता है, या आप कह सकते हैं कम है, जिस वजह से पार्लियामेंट में कि पॉलिटिक्स ऑफन रिक्वायर स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स एंड अलायंसेज, वुमेन आर टिपिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम दीज इनफॉर्मल नेटवर्क्स विच इज डोमिनेटेड बाय मैन, रिड्यूसिंग देयर एक्सेस टू की पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। Male politicians often have long-standing alliances that factor other men over women candidate, कि मेल पॉलिटिशियंस के पास एक अच्छे अलायंसेज है, लोगों से बातचीत होती है, तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा उनको फेवरेबल माना जाता है, या उनको ज़्यादा इलेक्ट किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स, एब्सेंस ऑफ लीगल कोटाज, देखिए आप जैसे मानेंगे कि आपको मैंने बताया भी था कि विमेन को आज तक रिजर्वेशन मिला ही नहीं है, जो 33% रिजर्वेशन आज तक मांग रहे हैं वो दिया ही नहीं गया है, तो कहीं ना कहीं लीगल कोटा ना होने की वजह से भी एक रीज़न बन जाता है। सो अनलाइक द रिजर्वेशन सिस्टम SC/SC के लिए हमने पढ़ा है, SC और ST के लिए दे रखा है, देयर इज़ नो मैंडेटरी कोटा फॉर विमेन इन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स। रोटेशनल रिजर्वेशन एट लोकल लेवल, देखिए रिजर्वेशन हमने पढ़ा है कि लोकसभा वगैरह में नहीं दे रखा विमेन को, बट रिजर्वेशन पंचायती राज जो लोकल लेवल पे है ना, उसमें रिजर्वेशन मिला हुआ है, तो कहीं ना कहीं रोटेशनल रिजर्वेशन होने की वजह से जो लोकल लेवल पे है, उस वजह से भी विमेन जो है एक बड़ा पॉलिटिकल करियर नहीं देख पाती, मतलब कि मान लो एक एरिया से खड़ी हुई, फिर उसी लोकल एरिया में दूसरे एरिया से खड़ा करा दी, तो कहीं ना कहीं वो उसी में ही घूमती रहती है। While women are reserved seats in पंचायती राज institution, the frequent rotation of reserved constituencies limit their long term political career. कल्चरल एंड रीजनल वेरिएशंस, ठीक है, कंजर्वेटिव रीजन्स की वजह से, जैसे कि वुमेन जो है कहीं ना कहीं कुछ कल्चरल रिस्ट्रिक्शंस फेस करती है पब्लिक इंगेजमेंट एंड लीडरशिप रोल में। अर्बन और रूरल डिवाइड, के अर्बन एरियाज़ में विमेन के पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है, बट वहीं रूरल एरियाज़ में ट्रेडिशनल नॉर्म्स हैं, जिस वजह से उनको रिजिड रहना पड़ता है। परसेप्शन ऑफ कॉम्पिटेंस का मतलब ये हो गया कि
यूजुअली हमारा परसेप्शन ऐसा बना हुआ है कि विमेन आर लेस कॉम्पिटिटिव, कि विमेन कॉम्पिटिटिव इतनी नहीं होती है, ठीक है, या डिसीजन मेकिंग में इतनी अथॉरिटेटिव नहीं है, इतना अच्छा डिसीजंस नहीं ले सकती, डिस्पाइट एविडेंस दैट विमेन लीडर ब्रिंग सिग्निफिकेंट वैल्यू टू गवर्नेंस। बल्कि हो सकता है कि विमेन इतना ज़्यादा रोल भी प्ले करे, क्योंकि विमेन वो एस्पेक्ट देख पाएगी जो मेल नहीं देख सकते, कि कितनी प्रॉब्लम विमेन को फेस करनी पड़ती है, तो उस हिसाब से वो पॉलिसीज़ ला सकती है। उसके बाद भी फिर भी हम लोग परसेप्शन बना लेते हैं कि विमेन आर लेस कॉम्पिटेंट। मीडिया कवरेज ऑफ विमेन पॉलिटिशियंस ऑफन फोकसेज ऑन देयर पर्सनल लाइफ रादर देन देयर पॉलिसीज और अचीवमेंट, रीइंफोर्सिंग स्टीरियोटाइप्स, ठीक है, कि जो मीडिया भी यही कवर करती है, जो मीडिया कवर करती है वुमेन पॉलिटिशियंस को, वो कहीं ना कहीं ये फोकस करती है उनकी पर्सनल लाइफ पे रादर देन कि उनकी क्या अचीवमेंट रही है, तो कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइप वाली चीज़ को और बढ़ावा दे रहे हैं। ग्लोबल कंपैरिजन अगर हम करें तो इंडिया के अंदर जो प्रोमिनेंट वुमेन लीडर्स है जैसे इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी, उसके बाद भी इंडिया में पार्लियामेंट के अंदर ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन जो है सिर्फ 14.4% है, एज़ कम्पेयर टू ग्लोबल अगर हम बात करें जो 26.5% है। और कंट्रीज़ लाइक रवांडा एंड स्वीडन की अगर हम बात करें तो उन्होंने सबसे ज़्यादा, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हायर रिप्रेजेंटेशन दे रखा है वुमेन को, क्योंकि वहाँ पे जेंडर कोटाज है 61% एंड 47%। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल भी नहीं है, जैसे कि कितनी बार रिजर्वेशन बिल पास करने की कोशिश की बट हर बार पास नहीं हो पा रहा है। तो डिस्पाइट डिस्कशन ऑन द वुमेन रिजर्वेशन बिल, सक्सेसिव गवर्नमेंट हैव फेल्ड टू पास इट, रिफ्लेक्टिंग अ लैक ऑफ कमिटमेंट टू इंक्रीजिंग वुमेन रिप्रेजेंटेशन, कि भाई खुद भी नहीं चाहते पॉलिटिक, मतलब ये लोग भी नहीं चाहते, पार्लियामेंट भी नहीं चाहते कि वुमेन का रिजर्वेशन, कि वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़े, क्योंकि वो बिल ही पास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, पॉलिसी ब्लाइंड स्पॉट। पॉलिसी ब्लाइंड स्पॉट का मतलब हुआ कि ऐसी पॉलिसीज़ नहीं आ पा रही है जो विमेन देख सकती है, विमेन अपने एंगल से, जो हो सकता है मेल नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। सो इशूज़ अफेक्टिंग वुमेन जो विमेन को इफेक्ट करते हैं, जैसे जेंडर वायलेंस को लेके, हेल्थ केयर, एजुकेशन को लेके, जो एडिक्वेट अटेंशन उनको नहीं मिल पाती है, क्यों, क्योंकि वो ब्लाइंड स्पॉट बन रहा है। जेंडर इनइक्वालिटी, लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स रीइंफोर्सेस ब्रॉडर सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, क्योंकि इतना लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन कर रखा है पॉलिटिक्स में विमेन का, तो कहीं ना कहीं वो सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को और बढ़ा रहा है। वे फॉरवर्ड यही है कि भाई विमेन रिजर्वेशन बिल पास कर दो, या तो पॉलिटिकल पार्टी में कुछ कोटा दे दो, कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को बोलो कि मोर वुमेन कैंडिडेट को भी नॉमिनेट करें। कैपेसिटी बिल्डिंग, भाई इस तरीके से कि लीडरशिप ट्रेनिंग वगैरह दो वुमेन को, सो दैट वो भी पॉलिटिकल रूल्स वगैरह समझे, ठीक है, रोल्स वगैरह। सोशल नॉर्म चेंज करो, जो पेट्रियार्कल एटीट्यूड है उसको प्रमोट करने की, मतलब उसको हटाने की जगह ये अवेयरनेस फैलाओ कि वुमेन भी पार्टिसिपेट कर सकती है, जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करो। So the low representation of women in the parliament reflects broader systematic inequalities, and addressing this issue require political will, social change and supportive policies to level their playing field. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा है 6th क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक आर नेशनल मूवमेंट सपोर्टेड द आइडिया दैट ऑल एडल्ट्स हैव राइट टू वोट, कि क्यों नेशनल मूवमेंट ने ये सपोर्ट किया कि हर एडल्ट के पास राइट टू वोट होनी चाहिए, ठीक है। इंटरनेशनल मूवमेंट सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी स्टेम्ड फ्रॉम इट्स कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी, क्योंकि भाई डेमोक्रेसी को लेके इक्वालिटी आए, इंक्लूसिविटी आए, इसके लिए इंडियन नेशनल मूवमेंट ने हर किसी ने सपोर्ट किया कि विमेन, मतलब सबके पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होनी चाहिए। कुछ रीजंस हैं, वो रीजंस देख लेते हैं। इक्वालिटी लाने के लिए, रिस्पॉन्स टू डिस्क्रिमिनेशन, कि भाई डिस्क्रिमिनेशन हमने देखा है ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम से, हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंडियंस को फेस करनी पड़ रही थी प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसलिए कि भाई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसके लिए सबके पास राइट होनी चाहिए। सो इंडिया हैज सफर्ड under British colonial rule where right and privileges were unequally distributed based on race, caste, class and gender. So the national movement sought to dismantle these discriminatory system and establish equality as a fundamental principle. ठीक है, हर किसी को representation होए। तो जो leaders of the movement believe that every citizen irrespective of caste, religion, gender or economic status, हर किसी के पास equal voice in choosing their representative, ठीक है। लीगेसी ऑफ सोशल मूवमेंट, स्ट्रगल फॉर सोशल जस्टिस, आपको पता है जैसे ज्योतिराव फूले, डॉक्टर BR अम्बेडकर, बहुत लोगों ने लड़ाई लड़ी है फॉर द राइट्स ऑफ मार्जिनलाइज कम्युनिटी। एम्फोसाइज करना दैट गवर्नमेंट मस्ट रिप्रेजेंट ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सो दिस आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी अलाइन विद द एस्पिरेशंस फॉर एन इगैलिटेरियन सोसाइटी, मतलब एक इक्वल सोसाइटी की तरफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एक लेके जाएगी एक चीज़, ठीक है। तो सोशल मूवमेंट्स बहुत हुए इसके लिए भी। अबॉलिशन ऑफ प्रिविलेज, यानी कि द मूवमेंट रिजेक्टेड सिस्टम वेयर वोटिंग वॉज लिमिटेड टू प्रॉपर्टी। वो मूवमेंट जो आए, मतलब मूवमेंट जो वगैरह चले, नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट, उन्होंने रिजेक्ट करने की कोशिश की जो लिमिटेड फ्रेंचाइजी चल रही थी, जिसमें प्रॉपर्टी, वेल्थ और उसके बेसिस पे वोट देते थे, उन रिस्ट्रिक्शंस को कम की गई, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी आ रही थी। मास पार्टिसिपेशन इन द फ्रीडम स्ट्रगल, पीपल सेंट्रिक मूवमेंट, लोगों के लिए कुछ मूवमेंट्स लाए गए, लोगों ने पार्टिसिपेशन किया फ्रीडम स्ट्रगल ने। सो इंडियन नेशनल मूवमेंट इन्वॉल्व पीपल फ्रॉम ऑल द वॉक ऑफ लाइफ,
कि फिर ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उन्होंने हर किसी के लिए लड़ा, चाहे फार्मर्स हो, चाहे वर्कर्स हो, चाहे विमेन हो या मार्जिनलाइज कम्युनिटी की, सबको राइट मिलनी चाहिए। बड़े बड़े लीडर्स महात्मा गांधी जैसे, उन्होंने एम्फोसाइज किया कि पावर ऑफ द मासेस, रीइंफोर्सिंग द बिलीव दैट एवरी इंडिविजुअल डिजर्व्ड अ से इन अ गवर्नेंस, कि हर एक इंडिविजुअल का कहना ज़रूरी है इस चीज़ में, ठीक है। यूनिटी थ्रू इंक्लूसिविटी, कि यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स वर सीन एज अ वे टू फोर्स नेशनल यूनिटी बाय एम्पावरिंग ऑल द सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ देयर डिफरेंसेस। रिलीजन ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल प्रैक्टिस, वही है कि लिमिटेड फ्रेंचाइजी आपको पता है ब्रिटिशर्स ने दे रखा था। तो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वोटिंग राइट्स वर रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल इलाइट, हमें पता है प्रॉपर्टी, एजुकेशन और इनकम के बेसिस में। सो इंडियन लीडरशिप ने रिजेक्ट करी रिस्ट्रिक्शंस और हर किसी को वोट देने की कोशिश करी। डिमांड फॉर सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन, डिमांड फॉर सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है, सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब ये है कि जो फाइट लड़ी थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे वॉज रूटेड इन द आइडिया दैट इंडियन पीपल नॉट अ कॉलोनियल गवर्नमेंट शुड डिटरमाइन देयर फ्यूचर, कि ये जो ब्रिटिशर्स वगैरह हैं वो हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करेंगे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एक कहीं ना कहीं इस प्रिंसिपल को बड़ा मतलब आगे की तरफ लेके जाना कि हर किसी का रोल होना चाहिए, कि सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि हम लोग भी इन चीज़ों में मतलब इस तरीके की डिमांड आई कि हमें भी वोटिंग राइट्स चाहिए, हम वो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के टाइम से जो हमें चल रहा है वो चीज़ें हमें नहीं चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस। इन्फ्लुएंस ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियल्स, इन्फ्लुएंस ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियल्स का मतलब यहाँ पे हम देखेंगे ग्लोबल डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स और स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यानी कि जैसे हम देख रहे हैं हेडिंग इन्फ्लुएंस ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियल्स की किस तरीके से जो चीज़ें हुई हैं चेंज ग्लोबली, हम देखें जैसे इंडियन लीडर्स इंस्पायर्ड हुए जो डेमोक्रेटिक स्ट्रगल्स वर्ल्ड वाइड चला, जैसे हमने अफ्रीकन अमेरिकन विमेन का पढ़ा, फ्रेंच रेवोल्यूशंस हैं जिसमें उन्होंने भी एम्फोसाइज किया लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी पे, तो कहीं ना कहीं इंडियंस भी इस पर इंस्पायर हुए एंड दिस आइडिया ऑफ 1 पर्सन 1 वोट को भी माना गया कि हम लोग भी ये हमारे इंडिया में लेके आएंगे, वॉज एसेंशियल टू अ ट्रू डेमोक्रेसी, की ये ज़रूरी है। नेक्स्ट स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बना गया था उसमें भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की तरफ लेके गया था कि वो भी ज़रूरी है सो दैट एवरीवन पार्टिसिपेट। विजन ऑफ एन इंक्लूसिव नेशन, डाइवर्स सोसाइटी, विजन ऑफ एन इंक्लूसिव नेशन की अगर हम बात करें जिसमें डाइवर्स सोसाइटी, आपको पता है इंडिया एक डाइवर्स पॉपुलेशन वाली कंट्री है, वेरियस कास्ट, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक ग्रुप यहाँ पे रहते हैं, तो एक ऐसी गवर्नेंस सिस्टम चाहिए जिसमें हर किसी को रिप्रेजेंट किया जाए और हर किसी वोट किया जाए। अगर हम कुछ ही पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से वोट कराएंगे तो वो बायस्ड रिजल्ट आएगा, बट अगर सारे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोग वोट करेंगे तो कहीं ना कहीं उसी तरीके से फिर रिजल्ट आएगा इलेक्शन का और कहीं ना कहीं हर कोई लोग रिप्रेजेंट होंगे। सो यूनिवर्सल सफरेज इंश्योर दैट नो ग्रुप फीट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ठीक है। एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज कम्युनिटी, वोटिंग राइट वर सीन एज अ वे टू अपलिफ्ट, कि वोटिंग राइट वोटिंग राइट इसलिए ही दी गई थी सो दैट कहीं ना कहीं जो मार्जिनलाइज सेक्शन लोग जो सप्रेस हो रहे थे, दब रहे थे, उनको भी कहीं ना कहीं एक राइट मिले कि वो भी सोसाइटी में पार्टिसिपेट करें, उनको भी अपलिफ्ट कर सके हम, ठीक है। जैसे विमेन, दलित और आदिवासी, गिविंग देम अ वॉइस इन शेपिंग लॉज एंड पॉलिसीज। प्रैक्टिकलिटी एंड इन नेशन बिल्डिंग, प्रैक्टिकलिटी नेशन बिल्डिंग, अवॉइडिंग फ्रेगमेंटेशन, मतलब कि अगर हम सबको वोटिंग राइट दे देते हैं सारे एडल्ट को तो कहीं ना कहीं हमारी जो पॉपुलेशन है, तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि फ्रेगमेंटेशन मतलब बांटने वाली चीज़ हो गई एक तरीके से। तो अगर हम वोटिंग राइट सबको दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हर कोई इंसान पार्टिसिपेट कर रहा है बिना ये किसी रिस्क की। अगर हम किसी सेक्शन को दे दें तो कोई दूसरे सेक्शन लड़ने लग जाएगी, हमें क्यों नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं वायलेंस वगैरह होगा, रेबिलियंस वगैरह होंगे, ठीक है। एलिनेशन वाला रिस्क कम हो जाएगा। स्मूथ ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी, स्मूथली सब चीज़ें चले। डेमोक्रेसी का मतलब ये होना चाहिए यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी सिंप्लीफाई करना गवर्नेंस बाय क्रिएटिंग अ डायरेक्ट एंड इंक्लूसिव इलेक्टोरल सिस्टम, अवॉइडिंग कॉम्प्लेक्स क्वालिफिकेशन और एक्सक्लूजन, कि भाई किसको एक्सक्लूड करना है क्या नहीं, ये सब चीज़ें हटा के स्मूथली सबको वोट दे दो, राइट दे दो। विजनरी लीडरशिप, जैसे जो लीडर्स थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, इन सब ने रिकॉग्नाइज किया कि डेमोक्रेसी कुड ओनली सक्सीड इन इंडिया, डेमोक्रेसी तभी सक्सीड होगी अगर ये यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन के ऊपर बेस्ड होगी। वो बिलीव करते थे कि हर एक इंडिविजुअल के पास एक इनहेरेंट डिग्निटी है एंड उनके पास राइट है कि वो इन्फ्लुएंस करे जो भी डिसीजन उनकी लाइफ को अफेक्ट कर सके। यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी वुड एम्पावर सिटीजन एंड फोस्टर अ सेंस ऑफ ओनरशिप ओवर द कंट्रीज फ्यूचर, ठीक है। सो कंक्लूजन में यही है, इंडियन नेशनल मूवमेंट सपोर्टेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बिकॉज इट अलाइन विद द मूवमेंट कोर आइडिया। क्यों? क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट ने क्यों सपोर्ट किया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को? क्योंकि कहीं ना कहीं वो लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी वाले आइडियाज़ की तरफ लेके जा रहा था। लीडरशिप बिलीव दैट एवरी अडल्ट इंडियन रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड deserve the right to participate in shaping the nation's destiny. This belief laid the foundation for a vibrant and inclusive democratic India as reflected in the constitution which is adopted after independence. ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ आ गया होगा। स्टिल कोई डाउट मन में रहता है, कुछ सवाल आपके मन में आता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा।
आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा था बट काफ़ी चीज़ें हमने इसमें सीखने को मिली, किस तरीके से आंसर लिखते हैं। कुछ पॉइंट्स हमने देखे, कुछ कीवर्ड्स हमने देखे जो आपको बाद में काम करेगा। अभी आप इस चीज़ को रटने मत लगना, अभी इस चीज़ को बस समझने पे ध्यान दीजिए। अभी हमारा जो टारगेट है वो है आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बनानी है, कंसेप्ट समझने हैं। धीरे धीरे जब आपके अंदर कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, कंसेप्ट क्लियर होने लगेंगे, तो हम लोग लिखना भी लग जाएंगे, हम लोग को लिखने की आदत बन जाएगी। अभी जो आपको इस लेक्चर में करना है वो है आपको समझ आना चाहिए सब कुछ। रीडिंग करिए इसकी, दैट्स इट। रटना नहीं है कुछ भी, जो आपके दिमाग में फिट हो जाए अच्छी बात है, जो नहीं हुआ इट्स फाइन, ठीक है। प्रैक्टिस के साथ वो भी चीज़ें हो जाएंगी। सो मिलते हैं संडे को नेक्स्ट टारगेट के साथ। गुड नाइट, टेक केयर।